General students, we are doing a lecture series of class 11th legal studies, and here we are discussing about the topic constitution. In this lecture, I will tell you about the sources of Indian constitution. It means that the constitution has adopted many provisions from various sources, and now today we are going to discuss about those sources कि वहाँ से क्या-क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करी गई हैं. So the major source of Indian Constitution is Government of India Act 1935. As you know that we were the British colonies before independence, and that's why British rules were imposed. British laws were imposed on us, and one of these major laws was the Government of India Act 1935, which was the last. कह सकते हैं कि the major law, which was the latest major law of the ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया. तो यहाँ से हमें बहुत ढेर सारे प्रोविजंस जो हैं वो हम लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं. जैसे कि जो पहला हमारा है इमरजेंसी प्रोविजंस. आपको पता है दैट इन इंडिया वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट कैन बी इम्पोज्ड. First is the national emergency, second is the state emergency, which is also called the presidential rule, and the third is financial emergency, and we have talked about it in detail in the previous lectures. So ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि इंडिया पर ही लागू होता था. इसलिए यहाँ पर सोर्स में ब्रिटिश सोर्स ने लिखा कि ब्रिटेन से लिया गया है. ये इंडिया पर लागू होने वाला कानून था, इंडिया के लिए ही बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये कानून पहले से लागू थे, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमें इनमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो ऑलरेडी पहले से पता थी, पहले से बनी हुई मिल गई. तो हमने जो अच्छे प्रोविजंस थे जिनमें कोई दिक्कत नहीं थी हमको अडॉप्ट करने में, हमने वो अडॉप्ट कर लिए. एंड वन ऑफ दीज वाज द इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि हमने अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से. सेकंड इज पब्लिक सर्विस कमीशंस. As you know that the high officials of the government in various organs are appointed using the public service commission exams. So ये public service commission का जो concept है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. वहीं पर पब्लिक सर्विस कमीशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, को इंस्टीट्यूट किया गया था कह सकते हैं, और जिसके थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट करा करके जो बड़े ऑफिसर्स होते थे हर डिपार्टमेंट के उनको अपॉइंट किया जाता था. तो ये सिस्टम हमने अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया. नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ जुडिशरी. हमने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में कि जुडिशरी जो हमारे यहाँ है इट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आ गया? ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो ऑलरेडी इंडिया पर लागू था इंडिपेंडेंस से पहले. वही कॉन्सेप्ट हमने जो है आगे भी कंटिन्यू रखा और इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया. नेक्स्ट इज फेडरल स्कीम. आपको पता है, आप फेडरलिज्म क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, वेयर यू नो दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. उनके बीच में जो पावर का डिवीजन होता है उसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं. तो फेडरल स्कीम जो है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट यूनिट्स is also adopted from the Government of India Act 1935. Next is the office of the governor. You know that that every state has a governor appointed by the center, है ना. तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर के द्वारा जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, बेसिकली सेंटर से अपॉइंट होगा, ये कॉन्सेप्ट तो दूसरी जगह से लिया गया है. बट एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर जो कि वहाँ का हेड ऑफ दैट स्टेट, दैट पर्टिकुलर स्टेट होगा. वो कॉन्सेप्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हुई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं. नेक्स्ट इज यूएसए. द सेकेंड सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए. देखो ये जो भी ऑर्डर जिस ऑर्डर में दिया हुआ है आपको, ये मतलब कितना ज्यादा पार्ट या कितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कहाँ से लिए उसके बेसिस पर है. तो जो पहले हमने पढ़ा था वो मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही लिखोगे. और ये दूसरा है, ये दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो यहाँ से लिए गए हैं. तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं जिनकी बात हर जगह होती है, जो सबको पता होने चाहिए. आपने भी पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं. सो दीज फंडामेंटल राइट्स which are dealt with in the third part of the Indian Constitution between the Article 12 to 35. They have been taken from the Constitution of USA. Second thing which is taken from the USA is judicial review. Sorry, here right it is written. Let me correct this.
तो जो सेकंड है वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, ये आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है, जिसके अंदर अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास किया जाता है, मान लीजिए पार्लियामेंट से, या गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेती है विच इज नॉट इन कन्फर्मेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करता हो, अगर ऐसा कोई एक्शन गवर्नमेंट लेती है या फिर पार्लियामेंट को ऐसा कानून बना देती है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून का, उस एक्शन का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और अगर उसमें पाया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ यूएसए से लिया गया। थर्ड इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज कोई अपने ड्यूटीज को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द फिजिकल इनएबिलिटी, या अगर उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा हुआ है मिसबिहेवियर का, मिसयूज ऑफ पावर का, तो जनरली उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। लेकिन पोस्ट से हटाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है, जो कि एक लेंदी प्रोसीजर भी है, तो उसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। और ये इम्पीचमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग जब प्रोविजंस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तब उसमें हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको हटाया जाता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। Obviously, we were the colonies of Britain, and therefore many of our Indian provisions are influenced by the British system. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिट सिस्टम लिया है। रिट क्या होता है, बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर ही होता है, लेकिन ये ऑर्डर्स जो होते हैं प्राइमरली दे आर गिवन बाय द कोर्ट टू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 32 आर्टिकल एंड 226। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट का जुरिस्डिक्शन दिया गया है, रिट इशू करने की पावर दी गई है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दी गई है, और ये दोनों ही जो हैं रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ये कॉन्सेप्ट रिट्स इशू करने का कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ फॉलो होता है, और हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फीचर होता है, दैट एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मींस लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। पार्लियामेंट उनसे जो है कभी भी सवाल पूछ सकती है किसी मुद्दे को लेकर, उनकी पॉलिसीज को रिव्यू कर सकती है, उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठा सकती है, डिबेट कर सकती है। तो एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट वो है हमारा लेजिस्लेचर है, दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। थर्ड इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमारे यहाँ कंट्री में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, मींस नो वन इंडिविजुअल इज सुप्रीम एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ सारे लोग बराबर हैं कानून की नज़र में, और जो हमारा लॉ है वही सबसे बड़ा है, वही सुप्रीम है। बाकी किसी का स्टेटस, किसी के रैंक के बेसिस पर उसको बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता। दे ऑल आर इक्वल, बट द सुप्रीम इज लॉ। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, ये हम लोग जब सिटीजनशिप टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो उसमें फिर से एक बार ये आएगा। सिंगल सिटीजनशिप आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आप ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में केवल एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही, केवल एक ही सिटीजनशिप दी जाती है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। इसके अलावा कोई और सिटीजनशिप नहीं है, अनलाइक अमेरिका। जैसे कि हम वहाँ पर क्या होता है, एक तो कंट्री वाइड सिटीजनशिप है, अमेरिकन सिटीजनशिप है, इसके अलावा जिस स्टेट में कोई पर्सन रहता है उस स्टेट की भी सिटीजनशिप उसको मिलती है। सपोज समवन इज लिविंग इन एरिजोना, इन से किसी और स्टेट में, आप ले लीजिए एग्जांपल इंडियाना स्टेट है वहां पर, ठीक है, तो वो स्टेट्स क्या करते हैं, अपनी अलग से सिटीजनशिप देते हैं। मैक्सिको ले लीजिए, कोई भी और स्टेट ले लीजिए यूएसए का, तो वहां पर इंडियन सॉरी अमेरिकन सिटीजनशिप के अलावा जो स्टेट सिटीजनशिप होती है उस स्टेट की, वो भी दी जाती है। तो वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। बट हमारे इंडिया में क्या सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि
इंडियन इज द ओनली सिटीजनशिप दैट इज गिवन। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सिंगल सिटीजनशिप ही है। और ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जिसका मतलब पार्लियामेंट्री कुछ खास बेनिफिट्स होते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, वो इसके अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट हियर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज इन शॉर्ट रिटन हियर एज डीपीएसपी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसमें क्या है, तो ये हमारे पार्ट 4 में हम लोग इसको डिटेल में हालांकि पढ़ेंगे। इसमें गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको कंट्री को रन करना होता है। इन सिंपल टर्म्स आप इतना समझ लीजिए बस कि ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग उसको कंट्री को रन करना है। कुछ उसके लिए एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज भी दी गई हैं इसके अंदर, जिसको बेस बनाकर उसको काम करना है। देन सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है। Nomination of members of Rajya Sabha, as we have already studied, the 12 members of the Rajya Sabha are nominated by the president. So this nomination system has been taken from the Ireland. Next, you can see is Weimar Constitution. Weimar Constitution is basically the constitution of Germany. तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय पर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इमरजेंसी कहाँ से लिया हुआ है, तो इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था। लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी वो कहाँ से लिया है, तो वाइमार से लिया था। फिर साउथ अफ्रीका आ गया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है दैट इज टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। देन राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है मेंबर्स का, जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में हमारे यहाँ जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं दे इलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो वो हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका का सिस्टम है जहां से हमने लिया हुआ है। देन आता है सोवियत यूनियन विच इज यूएसएसआर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड करी गई हैं 51A आर्टिकल के अंदर, दीज आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। एंड द सेकंड, द आइडियाज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस विच यू विल सी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर हम देखेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस्ड है, या ये कह सकते हैं कि वहां से लिया गया है। नेक्स्ट वन इज कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरलिज्म में लिया है सिस्टम, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने पढ़ा हुआ है कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है, लेकिन ट्रू फेडरलिज्म ना फॉलो करके हम लोग अपना मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, जहां पर कि एकदम से पावर डिवीजन नहीं है। हमारे यहाँ जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, और इसीलिए हम कहते हैं कि फेडरलिज्म जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है उसमें देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन होता है, बट हमारे यहाँ कंपैरेटिवली सेंटर हैज मोर पावर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कनाडा से आया है। वहां पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट यूनिट्स। Second, advisory jurisdiction of Supreme Court, which we will study in the Article 143 of the Indian Constitution, जिसके अंदर अगर प्रेसिडेंट चाहे देन किसी भी कानूनी मुद्दे पर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट को वो एक फॉर्मल लेटर लिख सकता है जिसमें वो उससे सलाह मांग सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है किसी कानूनी मुद्दे पर। इसको हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और जब प्रेसिडेंट ऐसा लेटर भेजते हैं कंसल्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो उसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 143 है, और अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो भी आर्टिकल 143 है। उसी में इन दोनों की चर्चा है। नेक्स्ट इज रेसिड्यूअरी पावर्स। तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि जो आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं वो मुद्दे कहाँ आते हैं, रेसिड्यूअरी बोले जाते हैं। रेसिड्यूअरी पावर्स किसके पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगेन। वही इन रेसिड्यूअरी मैटर्स में भी रूल्स एंड पॉलिसीज बना सकते हैं। लास्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर।
तो हमने ऊपर पढ़ा है कि गवर्नर का सिस्टम हमारे यहाँ कहीं और से लिया गया है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है स्टेट्स में, और ये कॉन्सेप्ट हमारा कनाडा से लिया गया है। लास्ट वन इज, सॉरी लास्ट नहीं होगा, दिस इज सेकेंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, जहां से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। आपने पढ़ा था ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर एंड स्टेट दोनों लेजिस्लेचर्स कानून बनाने का, पॉलिसी बनाने का राइट रखते हैं। सो दिस कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्सेप्ट वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मींस लिबरलाइजेशन वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि देयर कैन बी अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट which is also taken from the concept, it is also a concept of Australia, which is also taken from the Constitution of Australia. Then there are two more sources. One is the France, जिसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने पढ़ा था 9th क्लास में, कि यहाँ से हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक का आइडिया मिला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे प्रियम्बल में दिखता है हमें साफ तौर पर, यानी कि पहले ही पेज पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रांस से लिए हुए ये आइडियाज मिल जाएंगे। आज़ादी, इक्वालिटी, भाईचारे की बात, और फिर रिपब्लिक की बात, ये हमने फ्रांस से लिए। जापान जो है, इट हैज गिवन अस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये टर्म जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, 21 के अंदर इसको मेंशन किया गया है कि किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी और उसके राइट टू लाइफ को तभी वायलेट किया जा सकता है जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया गया हो। अगर लॉ में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दिया है, उस सिचुएशन में आप किसी भी पर्सन के लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। So we discussed about the sources of Indian Constitution today. If you have any doubts, you can ask during the live sessions. Clear those doubts because this is very important. And thank you, students. Jai Narayan. See you in the next lecture where we will be discussing about the preamble of the Indian Constitution. Thank you.